हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद खुशी। मैं खुशी देवांगन संविधान के क्विक रीजन में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है भाग 17 राजभाषा। ठीक है, ये अनुसूची 8 में है और इससे पहले हमने संविधान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक सारे कवर कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज के टॉपिक से आपसे जो भी क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछा जाएगा वो आपसे जरूर बनेगा। क्या अमेंडमेंट हुआ है, क्या संविधान में संशोधन हुआ है, वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, कहाँ बोली जाती है, ये सारी जानकारी आपको इस लेक्चर में मिलेगी। आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और आपको जो भी इससे कन्फ्यूज़न होता है आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। राजभाषा, तो पहले तो आपको बता दूं जो ऑफिशियल लैंग्वेज है राजभाषा है वह भाग 17 में है। ठीक है, ये तो छोटे छोटे फैक्ट है, वन लाइनर फैक्ट है, आपको याद होने ही चाहिए। भाग 17 में है, अनुच्छेद 343 से 351 तक है। ठीक है, 343 से 351 तक है। ठीक है, और इसका जो अनुसूची है, हमने 12 अनुसूचियां पढ़ी है, उसमें 8वीं अनुसूची में इसका वर्णन है। ठीक है, भाग 17 में है, अनुच्छेद 343 से 351 तक है और 8वीं अनुसूची में है। ठीक है, ये तीनों फैक्ट आपको याद होने चाहिए। ओके, आगे देखते हैं कि किस अनुच्छेद में क्या वर्णन है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अनुच्छेद 343 में संघ की भाषा के बारे में बताया गया है। ठीक है, संघ की जो भाषा है वह क्या होगी, तो हम इसे आगे और डील करेंगे। यहाँ पे छोटा सा बता देती हूँ कि अनुच्छेद 343 कहता है संघ की भाषा हिंदी होगी जिसकी लिपि क्या होगी, देवनागरी होगी। ठीक है, हम जो देखते हैं ना अनार क्या का खा ये सब जो लिखा होता है, जो हम ये भी लिखा हुआ है संघ की भाषा, इसमें जो हम देख रहे हैं लिखा हुआ जो अक्षर है, वर्ड है, वो क्या है, देवनागरी लिपि है और ये भाषा भी क्या है, हिंदी है ना। तो 343 संघ की भाषा क्या होगी, हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। ठीक है, अनुच्छेद 344 राजभाषा आयोग के बारे में वर्णन करता है। ठीक है, अनुच्छेद 344 राजभाषा आयोग के बारे में है। आपको पहले अनुच्छेद बस मैं बता रही हूँ, फिर आगे एक्सप्लेन करूँगी सबको। फिर अनुच्छेद 345 कहता है राज्य की राजभाषा, यानी मतलब देखो संघ की भाषा, संघ में तो राज्य भी आ जाते हैं, केंद्र शासित प्रदेश भी आ जाते हैं, तो उसकी भाषा तो हिंदी है ना। फिर जो पर्टिकुलर राज्य है, तो जो राज्य है वो कोई भी राज्य अपनी राजभाषा एक या एक से अधिक रख सकता है, ये राज्यों के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, राज्य अपनी राजभाषा रख सकता है। ठीक है, जैसे बिहार में बिहारी है या फिर आपका उड़ीसा में उड़ीसी है ना, तो जो भी अपनी राजभाषा वो रख सकते हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 346 कहता है संवाद हेतु राजभाषा। संवाद हेतु राजभाषा मतलब संघ और जो गैर हिंदी राज्यों के बीच संवाद करना है ना। जैसे गैर हिंदी राज्य, अब आपके दक्षिण भारत में देखेंगे तो वहाँ हिंदी नहीं बोली जाती, पूर्वोत्तर में देखेंगे तो हिंदी नहीं बोली जाती है ना। तो वहाँ पे हमें एक दूसरे से बातें करनी है, संवाद करना है आपस में। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए जो भाषा होगी, संवाद की जो भाषा होगी वह अंग्रेजी होगी। क्या होगी, अंग्रेजी। जब आप कभी साउथ घूमने जाए ना, चाहे विशाखापट्टनम जाए चाहे कहीं भी, तो आपको देखना ऑटो वाले भी आपसे अंग्रेजी में ही बात करेंगे क्योंकि उनको हिंदी नहीं आती है ना। तो संवाद की भाषा, जो संवाद है तो राजभाषा, वो क्या है, आपकी अंग्रेजी होगी। ठीक है, अनुच्छेद 347 क्या कहता है, शासकीय भाषा चुनने का अधिकार। शासकीय भाषा चुनने का अधिकार मतलब किसी भी राज्य के अधिकतम नागरिकों द्वारा जो बोली जाने वाली बोली है ना, मतलब अधिकतम जो भी किसी राज्य में रह रहे हैं उसमें जो राज्य के निवासी हैं उनके द्वारा बोली जाने वाली किसी भाषा को बोली को मांग के आधार पर शासकीय भाषा का दर्जा दिया जा सकता है। ठीक है, जैसे छत्तीसगढ़ में क्या बोली जाती है, छत्तीसगढ़ी, तो छत्तीसगढ़ी को मतलब शासकीय भाषा का दर्जा दिया जा सकता की मांग के आधार पर। ठीक है, तो अनुच्छेद 347 कहता है कि राज्य को शासकीय भाषा चुनने का अधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद 348 कहता है विधेयक और अधिनियम की भाषा। विधेयक और अधिनियम की भाषा मतलब जो भी न्यायपालिका में न्यायालय जा रहे हैं तो उसमें जो भाषा होगी, जो लैंग्वेज होगा जिसके अकॉर्डिंग वो चलेंगे, है ना, तो वो कौन सी होगी, अंग्रेजी होगी, क्योंकि सभी क्षेत्रों में तो हिंदी नहीं बोली जाती है ना। तो यहाँ पर विधेयक और अधिनियम की भाषा क्या होगी, अंग्रेजी होगी। ठीक है, आगे देखते हैं 349 क्या कहता है,
भाषा से संबंधित विधेयक, ठीक है, जो भाषा से संबंधित जो भी विधेयक होंगे वो उसका वर्णन अनुच्छेद 349 में है। अनुच्छेद 350 का, ये आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। 350 का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मैंने 86वां संविधान संशोधन बताया था ना, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान था, बताया था। 86th अमेंडमेंट 2002 है ना। तो उसमें क्या था, आपको 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार था। मौलिक अधिकार के चैप्टर में भी हमने पढ़ा था, और नीति निर्देशक तत्व जो मौलिक कर्तव्य है उसमें भी पढ़ा था, है ना। तो यहाँ पे भी आपको ये याद रखना है कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा तो मिलेगी, पर कैसे? मातृभाषा में। उनको मातृभाषा में निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा पाने का अधिकार है, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए आप किसी ट्राइबल एरिया में हैं, या फिर जैसे मैं छत्तीसगढ़ का एग्जांपल देकर बोलती हूँ कि आप बस्तर में जाएंगे या सरगुजा में जाएंगे तो वहाँ की बोलियाँ अलग हैं। बस्तर में हल्बी, सरगुजा में सरगुजिया टाइप की बोली बोली जाती है। और जो छोटा सा बच्चा है, अपने परिवेश में ही पैदा हुआ है, बड़ा है, तो उसे क्या हिंदी आ जाएगी? उनके परिवेश में परिवार के लोग जो बोली यूज़ करेंगे वो उसे ही समझेगा ना। तो जब वो स्कूल आता है और उसको आप अचानक से हिंदी लैंग्वेज में या इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, उसे तो कुछ समझ में आएगा नहीं, है ना। तो वो क्या स्कूल आने में इंटरेस्टेड होगा? क्या वो जितना सीख सकता है सीखेगा? नहीं। तो अनुच्छेद 350 का यही प्रावधान करता है कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं ना, उनको निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा तो दी जाएगी, पर उनकी मातृभाषा में, जिस भाषा को वो जानता है, जिस तरीके से वो सीख सकता है, उसी भाषा में ही उसको क्या दी जाएगी? निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। अनुच्छेद 351 क्या कहता है? हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास कैसे करना है, क्या क्या है, ये सब का प्रावधान किसमें? अनुच्छेद 351 में। तो इस तरह से हमने देखा कि जो भाग 17 है इसमें राजभाषा है, उसके आर्टिकल 343 से, ठीक है, 343 से कहाँ तक है? 351 तक है। सारे आर्टिकल आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब जो भाषा है ना, जो हमने अभी पढ़ा, ये सभी भाषा को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। जो राजभाषा है उसको 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला तो संघ की भाषा, दूसरा क्षेत्रीय भाषा, तीसरा न्यायपालिका व विधि पाठ की भाषा, ठीक है, और चौथा अन्य विशेष निर्देशों की भाषा, ठीक है। तो संघ की भाषा तो हमने स्टार्टिंग में देखा और आगे भी देखेंगे। इसका वर्णन अनुच्छेद 343 में है, ठीक है। क्षेत्रीय भाषा मतलब जो पर्टिकुलर एरिया में जो भाषा बोली जाती है उस आधार पर डिवाइड कर सकते हैं। जैसे साउथ में जाओगे तो तमिल बोली जाती, तेलुगु, है ना, कन्नड़, तो इस टाइप की भाषाएं बोली जाती है। तो क्षेत्रीय भाषा वो हो गई, क्योंकि अब तेलुगु बोलोगे तो आप दिल्ली में जाओगे तो वहाँ आपको तेलुगु बोलने वाले नहीं मिलेंगे, है ना, एक पर्टिकुलर क्षेत्र में है, तो क्षेत्रीय भाषा हो गई। न्यायपालिका और विधि पाठ की भाषा मैंने स्टार्टिंग में ही बताया ना, जो आपकी कानून संबंधी जो भी भाषा है वो क्या है? अंग्रेजी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, मतलब 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं, ऐसा है। संघ की भाषा अनुच्छेद 343 में इसका वर्णन है। तो आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 343 में संघ की भाषा का वर्णन है, ठीक है। हिंदी मतलब मैंने बताया ना, संघ की भाषा क्या होगी? हिंदी होगी, और उसकी लिपि देवनागरी होगी। तो अभी जितना वर्ड आप यहाँ देख रहे हैं, मतलब जितने शब्द आप देख रहे हैं, ये सभी क्या है? देवनागरी लिपि ही है ना। और लेकिन एक क्लॉज इसमें कि जो संख्या होंगे, नंबर होंगे, उसका स्वरूप देवनागरी नहीं होगा, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय होगा। तो ये जो 14 देख रहे हैं ना आप, 1949 के अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज ही है ना। तो ये लैंग्वेज होगा नंबर का, ठीक है। और जो संघ की भाषा होगी वो हिंदी होगी, लिपि देवनागरी होगी, पर नंबर्स क्या होंगे? इंटरनेशनल नंबर होंगे, ठीक है। हिंदी वाले लैंग्वेज के तो नंबर अगर मैं आपको लिख कर बताऊँ तो आपको पता भी नहीं होगा। जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, बहुतों ने तो ऐसा पढ़ा ही नहीं होगा। 4 है, ठीक है, ये 5 है, ये 6 है ना। तो ये लैंग्वेज क्या है? नहीं होगा। जो इंटरनेशनल होगा वही संख्या के रूप में मान्य होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा का दर्जा दिया गया था, ठीक है। कब दिया गया था?
14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा दिया गया था, इसलिए हम 14 सितंबर को क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस मनाते हैं ना प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको याद रखना है, हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को। कब संवैधानिक रूप से दर्जा मिला था राजभाषा का? तो 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, और नीचे का तो हम डील कर चुके हैं। न्यायपालिका और विधि पाठ की भाषा क्या होगी? अंग्रेजी होगी। क्षेत्रीय भाषा के बारे में बताऊं तो जो राज्य विधायिका है अपने राज्य के लिए एक या एक से अधिक भाषाओं को चुनने का अधिकार रखती है। जैसे तमिल भाषी हम देख सकते हैं, गुजराती, मलयालम, ये सब को देख सकते हैं ना। तो उन्होंने अपनी क्षेत्रीय भाषाएं रखी हुई है, तो राज्यों के पास ये स्वतंत्र रूप से अधिकार है। ठीक है, चलिए भाषा के बारे में कुछ और फैक्ट देखते हैं। तो जो भाषा है आपके अनुसूची 8 में है ना, मैंने बताया था आपको 8वीं अनुसूची में है। मूल संविधान में 14 भाषा थे। जब हम संविधान का लेक्चर डील कर रहे थे तब भी मैंने आपको अनुसूचियां वाले पार्ट में ये बताया था कि जब मूल संविधान बना था ना उस समय अनुसूची 8 में 14 भाषाएं थी। ठीक है, और अभी वर्तमान में कितनी है? 22, यानी 8 जोड़ी गई होंगी। संविधान संशोधन हुआ होगा तभी ना बढ़ा है, अपने आप कैसे बढ़ेगा, है ना। तो 14 था, तो वहाँ से क्या हुआ? 8 भाषाएं संविधान संशोधन के द्वारा जुड़ी गई है। ठीक है, तो अभी पूर्व में कितना था? 14 था। वर्तमान में कितना है? 22 है। तो ये जो आपको कलरफुल लैंग्वेज दिख रहा है ना, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, सिंधी, मैथिली, डोगरी, बोडो, संथाली, ये सभी क्या है? संविधान संशोधन करके जोड़ा गया है। ठीक है, उसके अलावा जितने ब्लैक कलर में जो फॉन्ट में आपको दिख रहे हैं वो सभी 14 भाषा शुरुआत से थी। ठीक है, जो कलरफुल है वो बाद में जोड़ी गई, और जो हिंदी, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये सभी क्या थी? पूर्व से 14 भाषा जो 8वीं अनुसूची में सम्मिलित थी ना उनमें शामिल है। ठीक है, फिर एक कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, सिंधी, मैथिली, डोगरी, बोडो, संथाली, ये अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ी गई है। अब देखिए बार बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि कौन सी जो है 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, और उसमें बार बार ये ऑप्शन रहता है राजस्थानी। ठीक है, क्या ऑप्शन रहता है? राजस्थानी। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये इतनी भाषाएं हैं जो 8वीं अनुसूची में है, संविधान की सूची में दर्ज है, राजस्थानी नहीं है। तो आपको दिमाग में सेट कर लेना है कि जो राजस्थानी लैंग्वेज है वह अनुसूची 8 में नहीं है। ठीक है, ये एक बार बार पता नहीं क्यों राजस्थानी को लेकर ही देता है, इसलिए राजस्थानी नहीं है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए मैप के वाइज मैं आपको बता देती हूँ कि कौन सी भाषा लगभग कौन से एरिया में बोली जाती है। ठीक है, तो ऊपर में देखिए कश्मीरी और डोगरी जो कश्मीर क्षेत्र में बोली जाती है, कश्मीरी और डोगरी कश्मीर क्षेत्र में। सिंधी पंजाबी जो है पंजाब के एरिया में बोली जाती है। हिंदी लगभग मध्य भारत में, पूरे मध्य भारत में बोली जाती है हिंदी। ठीक है, गुजराती गुजरात में, मराठी महाराष्ट्र में, कोंकणी गोवा में, कन्नड़ कर्नाटक में, और मलयालम केरल में। ठीक है, इधर आए तो तमिल कहाँ बोली जाती है? तमिलनाडु में, तेलुगु आंध्र प्रदेश में, उड़िया कहाँ बोली जाएगी? उड़ीसा में ही बोली जाएगी, है ना। बंगाली कहाँ बोली जाएगी? वेस्ट बंगाल में। ठीक है, अब देखिए मैथिली और संथाली के बारे में बताऊं तो जो मैथिली है वो बिहार में बोली जाती है। ठीक है, मैथिली कहाँ बोली जा रही है? बिहार में, और संथाली झारखंड में। ठीक है, अब देखिए बोडो, पूर्वोत्तर क्षेत्र में बोडो जो है, जो नेपाल भारत की सीमा है, बाउंड्री है, और जो पूर्वोत्तर के राज्य है वहाँ पे बोडो बोली जाती है। ठीक है, असमिया असम में, मणिपुरी मणिपुर में। तो ऐसे आप एक बार मैप में भी देखेंगे तो भी आपको याद हो जाएगा कि कौन कौन से एरिया की जो बोली है वो संविधान में जो है सूची 8वीं अनुसूची में दर्ज है। देखिए राजस्थान में दिख रहा है कि राजस्थानी नहीं है ना, तो आपको इसको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। मैंने बोला ना कि संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 14, मतलब 14 भाषाएं थी, 8 जोड़ी गई, टोटल हो गए 22, है ना। तो कब कब जोड़ा गया ये भी आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए पहला तो 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा आपको जो सिंधी लैंग्वेज है वो 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई। ठीक है, तब कितने हो गए? 15। 1976 की डेट पे कितने हो गए? 15। 14 से 1 जुड़ा 15, है ना।
तो 21वां संविधान संशोधन, उसके बाद 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, ठीक है। 21 के बाद 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत नमक जोड़ा गया, ठीक है। नमक एक ट्रिक है जिसके थ्रू आपको 3 लैंग्वेज याद रखने हैं, न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी, ठीक है। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये क्या है, तीनों 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 से जोड़ा गया। फिर 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, इसमें आपको MBDS याद रखना है, ठीक है। MBDS मतलब मैथिली, बोडो, डोंगरी और संथाली, ठीक है। मैथिली, बोडो, डोंगरी और संथाली मैंने अभी बता दिया कि कौन कहाँ बोली जाती है, वो आप तो याद करें ना करें, वो भूगोल का पार्ट है, ठीक है। लेकिन जनरल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि हाँ हम इतनी भाषाएं जानते हैं, इतनी भाषाएं हैं तो कौन से क्षेत्र में बोली जाती है, थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, है ना, ठीक है। तो मैथिली, बोडो, डोंगरी, संथाली मैंने 8 को हाईलाइट करके वहाँ लिखा हुआ था। तो अब आपको जैसे भूल जाते हो, कन्फ्यूज़न होता है, तो आप देखिए पहला संशोधन कब हुआ था, 21वां, फिर दूसरा 71वां, ठीक है। अगर ये दोनों को काउंट करते हैं 21 और 71 को, तो 92 आता है 92 आता है। तो आपको ऐसे ही याद रखना है, 21 + 71 = 92, ठीक है। तो 21वां में सिंधी, 71 में नमक और 92 में MBDS, ठीक है। कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं शास्त्रीय भाषा। तो जो शास्त्रीय भाषा है वह वर्ष 2004 में सरकार द्वारा भाषा के जो एक नए वर्ग होता है ना, जैसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा बनाने का फैसला किया था, कब, 2004 में, ठीक है। याद रखना आपको, वर्ष 2004 में एक नया वर्ग जिसको शास्त्रीय भाषा है ना कहेंगे, उसको बनाने का फैसला लिया, किसने, सरकार ने। और 2006 में इसके लिए एक मानदंड तैयार कर दिया कि मान लो हम किसी भी लैंग्वेज को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दे सकते हैं, तो उसके लिए एक मानदंड तय कर दिया कि ये अगर क्लॉज को पूरा करेंगे तो उसको हम शास्त्रीय भाषा का दर्जा दे सकते हैं। तो उसका पहला क्या है, अगर किसी भी भाषा का इतिहास कम से कम 1500 से 2000 वर्ष से पुराना हो, मतलब वो भाषा 1500 से 2000 वर्ष पहले से बोली जा रही है, ठीक है। दूसरा, भाषा के प्रारंभिक ग्रंथों में दर्ज इतिहास की पौराणिकता हो, जैसे हम पुराणों में देखते हैं ना, पौराणिकता मतलब जैसे हम रामायण देख रहे हैं, संस्कृत का लैंग्वेज है ना उसमें, तो पुराणों में वर्णन हो, पौराणिकता हो, उनका खुद का कोई ग्रंथ हो, है ना, प्रारंभिक जो स्टार्टिंग में जो ग्रंथ बने थे उसमें उनके इतिहास की पौराणिकता हो, ठीक है। भाषा की एक साहित्यिक परंपरा हो, मतलब उसके अंतर्गत कोई साहित्य लिखा गया हो उस भाषा में, ठीक है, जो किसी अन्य भाषाई समुदाय से उधार न लिया गया हो, जैसे मिक्स नहीं होना चाहिए, उड़ीसा से ले लिए और मिक्स करके बना लिए तो हमारी कोई साहित्यिक मतलब गीत हो गई, परंपरा मतलब साहित्य जो भी आ रहा है ना आपका, गीत, नाटक, जो भी सारी चीज़ें वो किसी अन्य भाषा से उधार ली गई ना हो, ठीक है। तो ये तीनों अगर मानदंड को पूरा करते हैं तो उसे साहित्यिक शास्त्रीय भाषा का दर्जा दे सकते हैं कि इतिहास 1500 से 2000 वर्ष पुराना हो, इतिहास की पौराणिकता हो प्रारंभिक ग्रंथों में, ठीक है, साहित्यिक परंपरा हो जो किसी अन्य समुदाय से, भाषाई समुदाय से उधार न ली गई हो, ठीक है। तो चलिए, मैंने जितना भी आपको शास्त्रीय भाषा के बारे में बताया ये तो आपको मेंस में लिखने के लिए काम आएगा ही, पर अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि शास्त्रीय भाषा से पूछता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये पूछेगा कि वर्तमान में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं, तो आपको पता होनी चाहिए कितनी है, 6, ठीक है। फैक्ट यही पूछेगा प्रीलिम्स या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि शास्त्रीय भाषाएं कितनी है, तो 6, ठीक है। और नाम पूछ सकता है कि इनमें से कौन, मानो 5-6 नाम दे दिए, पूछेगा कि इनमें से कौन कौन सी है, या ये पूछ सकता है कि 4 ऑप्शन देके कि इनमें से कौन नहीं है या कौन है, ठीक है। तो आपको अब मैं बताती हूँ, याद रखना है। सबसे पहले कौन है, तमिल 2004 में इसको शामिल किया गया था, ठीक है। संस्कृत 2005 में, तेलुगु और कन्नड़ 2008 में, ठीक है। तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़ और ये मलयालम 2013 में और ओडिया 2014 में। अब इसको याद कैसे रखेंगे आप, देखिए संस्कृत तो होगा ही क्योंकि उसकी पौराणिकता बहुत है, पुराणों में आप जो लैंग्वेज देखते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, महाभारत हो गया, रामायण हो गया, तो संस्कृत में ये है ना, तो संस्कृत तो याद ही रहेगा। अब देखिए तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, ये चारों क्यों हैं, दक्षिण भारत में बोली जाती है ना, तो आपको वहाँ से ये भी याद रखना है कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, ठीक है। और ओडिया उड़ीसा में, तो लेटेस्ट कौन शामिल हुआ है, ओडिया। टोटल कितने हैं, 6, तो आप ये लिस्ट याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा राजभाषा के बारे में देख लेते हैं।
कि राजभाषा का क्या है। तो राजभाषा आयोग का गठन 1955 में, अध्यक्ष थे बीजी खरे, ठीक है। गठन हुआ 1955 में और अध्यक्ष कौन थे, बीजी खरे। और इसका आर्टिकल अनुच्छेद 344 है, भाग 17 में है, आपको याद रखना है। और ये जो प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में एक नए राजभाषा आयोग के गठन का प्रावधान है, ठीक है। राजभाषा आयोग के बारे में आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर लेक्चर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि बहुत सारे लोगों को इसका लाभ मिल सके। और आपका मोटिवेशन, मतलब आपका जो रिस्पॉन्स है वही हमें मोटिवेट करेगा अदर सब्जेक्ट पे भी वीडियोज़ लाने के लिए। तो आप चैनल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जुड़े। और इसका अगर आपको PDF चाहिए तो ये हमारा टेलीग्राम लिंक है, स्टडी विद खुशी, इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ आपको मैं कॉन्स्टी से रिलेटेड कुछ MCQs भी कराती, क्यूज़ कॉन्टेस्ट होता है, और आप यहाँ ये सारे PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, और चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों को। थैंक यू।